नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। केरल 9 जून से 52 दिनों के लिए ट्रोलिंग पर प्रतिबंध लगाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने अधिगम के अनुरक्षण, पुनर्स्थापन और संवर्धन के लिए 3 चरण की योजना विकसित की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल ऑपरेट ट्रांसफर यानी टीओटी बोलियों के आगामी दौर में 32 परियोजनाओं को प्रस्तुत करेगा। गृह मंत्रालय ने वाक और अभिव्यक्ति से संबंधित अपराधों पर सुधार का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया है। डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स के तीसरे दौर में अधिक तेल और गैस का अन्वेषण होने की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। केरल 9 जून से 52 दिनों के लिए ट्रोलिंग पर प्रतिबंध लगा रहा है। मॉनसून के दौरान ट्रोलिंग के संचालन पर प्रतिबंध समुद्री मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए एक उपाय है। मॉनसून कई मत्स्य प्रजातियों के लिए स्पॉनिंग यानी अंडे देने या संचित करने का मौसम होता है। हालांकि कई मछुआरा समूहों ने ट्रोलिंग प्रतिबंध का विरोध किया है क्योंकि इससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी। ट्रोलिंग मत्स्यन के सबसे सामान्य तरीकों में से एक है। ट्रॉल नेट को एक जलखंड में मिड वाटर ट्रॉल या समुद्र तल में बॉटम ट्रॉल पर छोड़कर नाव द्वारा खींचे जाने के लिए डिजाइन किया जाता है। बॉटम ट्रॉल्स को डिमर्सल ट्रॉल के रूप में भी जाना जाता है। इनका उपयोग मछली और झींगे पकड़ने के लिए किया जाता है जो समुद्र तल पर या उसके निकट रहते हैं। हालांकि ट्रॉलिंग से संबंधित कई मुद्दे विद्यमान हैं। जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से देखा जाए तो बॉटम ट्रॉलिंग की वजह से समुद्र तल से गतिहीन जीवित जीव जैसे समुद्री शैवाल और प्रवाल अलग हो सकते हैं या उन्हें क्षति पहुंच सकती है। इसके अलावा भारत के मछुआरों द्वारा पाक जल डमरू मध्य में बॉटम ट्रॉलिंग श्रीलंका के साथ एक प्रमुख मुद्दा रहा है। आपको बता दें कि श्रीलंका ने वर्ष 2017 में इसे दोबारा से प्रतिबंधित कर दिया था। मछुआरों द्वारा गहरे समुद्र में की जाने वाली ट्रोलिंग को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे समुद्री शैवालों की कृषि और समुद्र में मत्स्य पिंजरों को प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं बनाई गई हैं। ट्रॉलर को संसाधन विशिष्ट गहन समुद्री पोत में रूपांतरित करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। भारत में मत्स्य पालन की स्थिति की बात करें तो भारत की कुल मत्स्य पालन क्षमता 22.31 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित की गई है। इसमें से समुद्री मत्स्य की क्षमता अनुमानित 5.31 मिलियन मीट्रिक टन है तथा अंतर्देशीय मत्स्य की क्षमता 17 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है। समुद्री मत्स्य की संसाधन देश की विशाल तटरेखा 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा 0.53 मिलियन वर्ग किलोमीटर महाद्वीपीय मग्न तट क्षेत्र में विस्तारित है। इस क्षेत्र में रोजगार की भी अपार संभावनाएं विद्यमान है। अगली खबर शिक्षा क्षेत्र से। शिक्षा मंत्रालय ने अधिगम यानी लर्निंग के अनुरक्षण, पुनर्स्थापन और संवर्धन के लिए 3 चरण की योजना विकसित की है। अधिक संक्रामक और तेजी से प्रसारित होने वाली कोविड लहर के साथ शिक्षा मंत्रालय ने ये सुनिश्चित करने के लिए 3 चरण का रोड मैप तैयार किया है कि महामारी के कारण बच्चों के अधिगम को कोई हानि न हो। इस योजना की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि स्कूल से वंचित बच्चों की पहचान करने की तत्काल आवश्यकता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के वर्ष 2017-18 के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार ये संख्या 3.22 करोड़ है, जिसके उल्टे प्रवास के कारण और अधिक बढ़ने की संभावना है। उल्टे प्रवास से यहाँ मतलब है कि शहरों से गांव में होने वाला प्रवास। सामान्य तौर पर प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होते हैं। नई शिक्षा नीति के वर्ष 2030 तक 100% सकल नामांकन दर के लक्ष्य के लिए प्रगति प्राप्त करना जरूरी हो गया है। महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए नई योजना के 3 चरण हैं। पहला चरण है अनुरक्षण चरण। इसमें मध्याह्न भोजन योजना, होम लर्निंग ड्रॉप आउट्स एवं OOSC की पहचान करना। OOSC का मतलब है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यानी स्कूल से वंचित बच्चों की पहचान करना और उन्हें स्कूल में वापस लाने जैसी पहल के माध्यम से बंद स्कूलों के साथ शैक्षणिक सेवा को बनाए रखना। योजना का द्वितीय चरण है पुनर्स्थापना चरण। इसके तहत अधिगम के पुनर्स्थापना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्कूलों को ऐसे पैकेज के साथ दोबारा आरंभ करना शामिल है जिसमें छात्रों के मानसिक कल्याण, ब्रिज कोर्स आदि का समर्थन करने वाले शिक्षकों के माध्यम से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। तृतीय चरण है संवर्धन चरण। स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में अधिगम के स्तरों और लर्निंग के परिणामों में उपलब्धियों की गहन निगरानी पर ध्यान देने के साथ पिछले संसाधनों और भावी संसाधनों का लाभ उठाना शामिल है।
अगली खबर सड़क एवं परिवहन क्षेत्र से। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल ऑपरेट ट्रांसफर यानी टीओटी बोलियों के आगामी दौर में 32 परियोजनाओं को प्रस्तुत करेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सार्वजनिक वित्त पोषित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण के लिए इसमें पहला है टोल ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल। टीओटी मॉडल में सार्वजनिक वित्त पोषण के माध्यम से बनाई गई परियोजनाओं के लिए शुल्क के संग्रह और विनियोग का अधिकार NHAI को अग्रिम भुगतान के लिए डेवलपर्स या निवेशकों को पूर्व निर्धारित रियायत अवधि के लिए सौंपा जाएगा। इसमें संचालन और रखरखाव दायित्व रियायत अवधि के पूर्ण होने पर रियायत ग्राहियों यानी डेवलपर्स और निवेशकों पर होता है। निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण। बीओटी के तहत एक निजी संस्था सड़क के निर्माण, डिजाइन और संचालन तथा इसे वापस सरकार को हस्तांतरित करने के लिए उत्तरदायी होती है। हाल ही में NHAI ने मॉडल रियायत समझौते यानी MCA को संशोधित किया है। इसके तहत रियायत अवधि के दौरान प्रत्येक 5 वर्ष में एक परियोजना की राजस्व क्षमता का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि वर्तमान में ये प्रत्येक 10 वर्ष में संपादित किया जाता है। अभियांत्रिकी, खरीद और निर्माण मॉडल। इंजीनियरिंग और निर्माण ठेकेदार द्वारा परियोजना की विस्तृत अभियांत्रिकी डिजाइन का कार्य किया जाएगा। उसके बाद सभी आवश्यक उपकरण और सामग्री की खरीद की जाएगी और इसके बाद अपने ग्राहकों को एक कार्यशील सुविधा या संपत्ति प्रदान करने के लिए उसका निर्माण किया जाएगा। हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल यानी हैम मॉडल। इसमें परियोजना लागत का 40% निर्माण अवधि के दौरान निर्माण सहायता के रूप में सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। शेष 60% वार्षिकी भुगतान के रूप में परिचालन अवधि के दौरान डेवलपर्स या निवेशकों को ब्याज के साथ प्रदान किया जाता है। ये EPC और BOT मॉडल का एक मिश्रण है। इसमें टोल शुल्क वसूली का उत्तरदायित्व सरकार का होता है। बिल्ड लीज ट्रांसफर BLT मॉडल। इसमें एक सुविधा का निर्माण करना, इसे सरकार को पट्टे पर देना और निवेश की वसूली के बाद उसे हस्तांतरित करना शामिल है। लीज डेवलप ऑपरेट ट्रांसफर LDOT। यहाँ रियायत अवधि के लिए संपत्ति को संचालित करने और अनुरक्षित रखने के लिए विशिष्ट शर्तों के तहत उसे निजी क्षेत्र को पट्टे पर दिया जाता है। इसके बाद संपत्ति को प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाता है। गृह मंत्रालय ने वाक और अभिव्यक्ति से संबंधित अपराधों पर सुधारों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया है। क्योंकि ब्रिटिश काल में विकसित भारतीय दंड संहिता में हेट स्पीच की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इसलिए आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए समिति पहली बार इस प्रकार के वाक को परिभाषित करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने हेट स्पीच को परिभाषित किया, जिसमें कहा गया कि ऐसी भाषा जो किसी व्यक्ति को उसकी पहचान और अन्य लक्षणों जैसे कि लैंगिक अभिविन्यास या दिव्यांगता या धर्म आदि के आधार पर कलंकित, अपमानित, धमकाना या लक्षित करती है तो वो हेट स्पीच कहा जाएगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी हेट स्पीच पर रणनीति और कार्य योजना जारी की है। ये राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर हेट स्पीच को संबोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन निर्धारित करती है। हेट स्पीच को विनियमित करने वाले मुद्दे आलोचना और असहमति के अवसरों को सीमित कर सकते हैं। ये अवसर किसी व्यक्ति के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मानवाधिकारों से संबंधित है। भारत में हेट स्पीच के लिए कानूनी प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 19 के उपबंध 2 द्वारा इसके लिए युक्त निर्बंधन किया गया है। IPC की धारा 124A में राजद्रोह का दंड है। IPC की धारा 505 1 और 2 किसी भी ऐसे कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट के प्रकाशन या प्रसार को दंडित करती है जिससे सार्वजनिक अशांति और शत्रुता, वैमनस्य या वर्गों के बीच द्वेष उत्पन्न होता है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से है। अन्वेषित लघु क्षेत्र यानी डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स के तीसरे दौर में अधिक तेल और गैस का अन्वेषण होने की संभावना है। हालांकि अन्वेषित लघु क्षेत्र के तीसरे दौर की बोलियां चक्रवात ताउते की वजह से देर से हुई हैं, लेकिन इसके एक बार आरंभ होने के बाद और अधिक तेल और गैस का अन्वेषण होने की संभावना है। डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स और पिछली बोलियों के दौरों के बारे में DSF राष्ट्रीय तेल कंपनियों जैसे तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी और इंडियन ऑयल लिमिटेड के स्वामित्व वाले सीमांत तेल और गैस क्षेत्र हैं। इन्हें कई कारणों से मुद्रीकृत नहीं किया जा सका है, जैसे कि इनका दुर्गम स्थानों पर स्थित होना, लघु आकार होना और तकनीकी बाधाएं आदि। वर्ष 2015 में सरकार ने इन क्षेत्रों में उत्पादन आरंभ करने के लिए सीमांत क्षेत्र नीति की शुरुआत की। इस मार्जिनल फील्ड पॉलिसी के तहत घरेलू तेल और गैस उत्पादन में वृद्धि का प्रयास किया गया था। वर्ष 2016 में डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स के लिए प्रथम दौर की बोली का आयोजन किया गया था।
इसमें 9 अवसादी बेसिनों में 40 तटवर्तीय और अपतटीय अनुबंध क्षेत्र प्रस्तावित किए गए थे। ये नए खुला रकबा लाइसेंसिंग कार्यक्रम के तहत भारत में बोली का पहला दौर था, जो कि हाइड्रोकार्बन अन्वेषण तथा लाइसेंसिंग नीति हेल्प के अंतर्गत था। हेल्प को खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य अवसादी बेसिनों के अनडिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्कवर्ड क्षेत्रों में अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाना एवं घरेलू तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। ये परंपरागत और अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन के लिए एकल लाइसेंस जैसी सुविधाओं के साथ राजस्व साझाकरण प्रतिमान का अनुसरण करती है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों पर। भारतीय रिजर्व बैंक के नए लेखा परीक्षण मानदंड अनुपयोगी प्रतिभा पूल को नियोजित करेंगे। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान यानी ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अनुसार रिजर्व बैंक के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए नए मानदंड बैंकिंग और वित्तीय लेखा परीक्षण कार्यों में बड़ी संख्या में सक्षम लेखा परीक्षण फर्में स्थापित करेंगे। इससे लेखा परीक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। अप्रैल महीने में RBI ने वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और आवास वित्त कंपनियों सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए मानदंड प्रस्तुत किए थे। भारतीय रेलवे के माल ढुलाई परिवहन में वृद्धि। रेलवे ने माल ढुलाई में वर्ष 2019-20 के सामान्य वर्ष की तुलना में 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। इस बढ़ोतरी के कारक हैं रेल के माध्यम से माल ढुलाई को आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कई प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं। प्रमुख ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक प्रशुल्क अनुबंध में निर्धारण से अधिक प्रोत्साहन प्रदान करके समृद्धि और यातायात को बनाए रखने की परिकल्पना की गई है। जनरल पर्पस वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी GPWIS, उदारीकृत वैगन निवेश योजना, विशेष मालगाड़ी परिचालक आदि जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। पिछले 18 महीनों में माल ढुलाई की गति दोगुनी हो गई है। रिकोशे प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर रिकोशे प्रभाव के संदर्भ में चेतावनी जारी की है, क्योंकि उभरते बाजारों वाले देश महामारी जनित आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसका प्रभाव विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है। रिकोशे इफेक्ट हस्तांतरण प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। ये दूसरों की मदद करने वालों पर नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। वर्तमान में उभरते हुए राष्ट्रों में बहुत कम या कोई समृद्धि न होने के साथ ब्याज दरों में वृद्धि का जोखिम उनकी ऋण भुगतान क्षमता को सीमित कर सकता है। इससे विकसित देशों के साथ साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को भी आघात पहुंचेगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की वार्षिक जलवायु अद्यतन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो वर्ष 2020 में वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक आधार रेखा से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो कि रिकॉर्ड समय में 3 सबसे गर्म वर्षों में से एक था। वर्ष 2021 से वर्ष 2025 के अंत तक प्रत्येक वर्ष के कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहने की संभावना है। अटलांटिक सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संभावना में वृद्धि से अफ्रीका के साहिल क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया के अधिक आर्द्र रहने की आशंका है तथा उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी खंड के अधिक शुष्क रहने की भी संभावना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, नासा और राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन सहित कई स्रोतों से तापमान डेटा का उपयोग करता है। वैश्विक उपग्रह संचार फर्मों को सरकारी सिग्नल बूस्टर प्राप्त हुआ। दूरसंचार विभाग के अंतर्गत दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र ने संचार के लिए आवश्यक इंटरफेस मानकों में संशोधन किया है। ये वन वेव यानी एयरटेल के नेतृत्व में एक संघ और एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी वैश्विक उपग्रह संचार कंपनियों को भारत में ग्राहकों को अधिक दक्षता से हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। ये संशोधन उपग्रह संचार सेवाओं को ब्रॉडबैंड और डायरेक्ट टू होम जैसी प्रसारण सेवाओं दोनों के लिए उच्च क्षमता के 27 गीगाहर्ट्ज एवं 40 गीगाहर्ट्ज के बीच KA बैंड के उपयोग की अनुमति प्रदान करेगा। वर्तमान में उन्हें केवल C और KU बैंड का उपयोग करने की अनुमति है। चंद्र ग्रहण और सुपरमून। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक पर होते हैं और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार का होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण,
जब चंद्रमा पूर्णतया क्रांति वृत्त के तल पर होता है और पृथ्वी की छाया का भीतरी भाग चंद्रमा की सतह पर होता है तो उसे पूर्ण चंद्रग्रहण कहा जाता है। आंशिक चंद्रग्रहण जब चंद्रमा क्रांति वृत्त के तल के निकट होता है और प्रच्छाया चंद्रमा की सतह के केवल एक हिस्से पर पड़ती है तो उसे आंशिक चंद्रग्रहण कहते हैं। वहीं उपछाया चंद्रग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की आंशिक छाया या उपछाया से गुजरता है। और सुपरमून तब होता है जब पूर्णिमा या अमावस्या के दौरान ये अपने पैरिगी में पृथ्वी के सबसे निकट होता है। वन गुर्जर घुमंतु खानाबदोश जनजाति। नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित बुग्याल यानी हिमालयी अल्पाइन घास के मैदानों में वन गुर्जरों के अपने ग्रीष्मकालीन वास भूमि में प्रवास करने के अधिकार को बरकरार रखते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया है। वन गुर्जर उत्तराखंड हिमालय में खानाबदोश घुमंतु समुदाय हैं जो ग्रीष्मकाल में तराई, भाभर और शिवालिक क्षेत्र से उच्च बुग्याल तक और शीत ऋतु में घास के मैदानों या चरागाहों तक अपने पशुओं को चारा उपलब्ध कराने के लिए प्रवास करते हैं। टाइग्रे इथियोपिया में है। टाइग्रे क्षेत्र में इथियोपिया के बढ़ते अत्याचारों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने इथियोपिया को आर्थिक और सुरक्षा सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गृह युद्ध ने इस क्षेत्र में अकाल के जोखिम को भी बढ़ा दिया है। इसकी 20% आबादी पहले से ही आपातकालीन खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। टाइग्रे इरिट्रिया के साथ इथियोपियाई सीमा पर स्थित लंबे समय से हिंसा से पीड़ित है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।